आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे कानून व्यवस्था का सवाल, विपक्ष का बवाल। उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सियासी बवाल छिड़ गया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस ने राज्य सरकार का पुतला दहन किया। इसके साथ ही कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपकर राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि यदि सरकार ने जल्द ही राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार नहीं किया तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर देहरादून में रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में 14 करोड़ से ज्यादा की लूटपाट हुई थी। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। जगह जगह दबिश दी जा रही है। इस बीच पुलिस को कई अहम सुराग भी हाथ लगे। वहीं पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार 2 अभियुक्तों को ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। पुलिस दोनों अभियुक्तों को देहरादून लाकर उनसे गहनता से पूछताछ के अलावा पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को भी चिन्हित कर लिया है। साथ ही दोनों अभियुक्तों पर 2-2 लाख का इनाम भी घोषित किया है। वहीं सत्ता पक्ष ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए कांग्रेसियों को सलाह दी है कि वो पहले अपनी सरकार के शासित राज्यों की कानून व्यवस्था को देखें, तब राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाएं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी की अब तक की हुई सबसे बड़ी लूटपाट के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए सरकार पर हमला बोल दिया। हालांकि उत्तराखंड पुलिस की कई टीमें देश के विभिन्न राज्यों में दबिश दे रही है। इस बीच पुलिस को कई अहम सुराग भी हाथ लगे। वहीं पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार 2 अभियुक्तों को भी ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। पुलिस दोनों अभियुक्तों को देहरादून लाकर उनसे गहनता से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को चिन्हित कर लिया है। साथ ही दोनों अभियुक्तों पर 2-2 लाख का इनाम भी घोषित किया है। माना जा रहा है कि जल्द ही पुलिस इस मामले का खुलासा कर देगी। आपको बता दें कि 9 नवंबर को बदमाशों ने 10 मिनट के अंदर ही 14 करोड़ से ज्यादा की डकैती को अंजाम दिया था। बदमाशों ने शोरूम में करीब 32 मिनट तक आतंक मचाए रखा। बदमाशों ने पूरे स्टाफ को हथियार के बल पर बंधक बनाकर लूटपाट की। वहीं 1 सप्ताह से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी दोषियों की गिरफ्तारी न होने से कांग्रेसियों में नाराजगी है। आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का पुतला दहन किया। इसके साथ ही कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपकर राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि यदि सरकार ने जल्द ही राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार नहीं किया तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। वहीं सत्ता पक्ष ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए कांग्रेसियों को सलाह दी है कि वो पहले अपनी सरकार के शासित राज्यों की कानून व्यवस्था को देखें, तब राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाएं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महाराज जी के आह्वान पर राज्य भर में जो कानून व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई है, जिस प्रकार से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और पराकाष्ठा तो ये हो गई है कि राष्ट्रपति के दौरे में, राष्ट्रपति की उपस्थिति में राजधानी में हृदय स्थली चंद कदमों दूर पुलिस मुख्यालय के, जहाँ डीजीपी बैठते हैं, जो क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल कर रहे हैं, उनके मुख्यालय, उनके दफ्तर के चंद कदमों के दूरी में इतनी बड़ी डकैती पड़ गई। राज्य की सबसे बड़ी डकैती, 20 करोड़ रुपए की डकैती। राज्य में गृह मंत्री आने वाले हैं, शाम को गृह मंत्री ने आना है, दिन में यहाँ पर राष्ट्रपति उपस्थित हैं और इतनी बड़ी डकैती पड़ गई। 1 हफ्ते से ज्यादा बीत गया है, अभी तक किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गई, अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। क्या माने इसको? सरकार कितनी गंभीर है। यहाँ पर आईएमए जैसे संवेदनशील, यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा सैन्य जो अफसर बनते हैं, जहाँ पर उसका यहाँ पर प्रशिक्षण का केंद्र है, यहाँ पर सारे केंद्र सरकार के संस्थान हैं। इस देहरादून के अंदर मसूरी में IAS अकेडमी है, यहाँ पर FRI जैसा, सर्वे ऑफ इंडिया जैसा, ONGC जैसा प्रतिष्ठित संस्थान है, जहाँ इतने बड़े बड़े केंद्र सरकार के हेडक्वार्टर यहाँ पर हों और केंद्र सरकार की एजेंसियां कहाँ छोई हुई थी।
राष्ट्रपति आ रखे हैं और इतना बड़ा अपराध हो गया। पुलिस मुख्यालय से मात्र 500 मीटर की दूरी पर एक ज्वेलर्स के शोरूम में दिन दहाड़े डकैतों द्वारा डकैती करना, उसका वीडियो बनाना, ये डकैतों के दुस्साहस का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य की पुलिस व्यवस्था, राज्य की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। जिस तरह से लोग राज्य स्थापना दिवस का आनंद ले रहे थे, ऐसे में पुलिस सारे उसमें व्यस्त रही होगी ये माना जा सकता है, लेकिन डकैतों ने जो रणनीति बनाई तो पुलिस को इससे समझना चाहिए कि उनको किस तरह से ऐसे समय पर लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी है। देहरादून के एसएसपी का ट्रैक रिकॉर्ड अब तक बेहतर रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि डकैत पकड़े जाएंगे, लेकिन उसके साथ जो राज्य के अंदर अपराधों का बढ़ता ग्राफ है वो चिंताजनक है। जिस तरह से चेन स्नैचिंग से लेकर के लूट, डकैती, हत्या के मामले हो रहे हैं वो चिंताजनक है। तो राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने के साथ ये सरकार की कार्यप्रणाली पर, सरकार की इच्छा शक्ति पर भी सवाल खड़े करता है। और डकैत ये जो दुस्साहस दिखा रहे हैं वो सरकार को एक तरह का चैलेंज है, जिसको सरकार को भी और पुलिस व्यवस्था को भी स्वीकार करना चाहिए और डकैतों को पकड़ करके लोगों को ये आश्वासन देना चाहिए कि आप सुरक्षित हैं। देखिए, कांग्रेस के राज्यों में पूर्व में इस प्रकार की लूट हो चुकी है। कांग्रेस कोई खुलासा वहाँ पर इनकी सरकारें नहीं कर पाई। हमारे यहाँ लूट के तत्काल बाद उससे संबंधित 2 लुटेरों को दबोच भी लिया गया है और उत्तराखंड की 24 टीमें, पुलिस की 24 टीमें जो है इस लूटकांड का पर्दाफाश करने में लगी हुई हैं। दिल्ली से लेकर, बिहार से लेकर, बंगाल से लेकर और बम्बई तक हमारी एक टीम बम्बई में जो सरगना है उससे पूछताछ करने के लिए लातूर पहुंच गई। एक टीम ने दिल्ली से 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया और लगभग इसका पटक्षेप हो चुका है। जो मुख्य आरोपी है वो जेल के अंदर से जिस प्रकार जो है इसको अंजाम दे रहा था, वो सारी पूछताछ जो है पुलिस द्वारा कर ली गई है और इसको जो है बहुत शीघ्र ही जो माल बरामदगी बाकी रह गई उसको भी कर लिया जाएगा। कुल मिलाकर देहरादून में हुई इस लूटपाट के बाद विपक्ष ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। दरअसल जिस रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में ये वारदात हुई वो सचिवालय और पुलिस मुख्यालय के नजदीक है। शासन से लेकर पुलिस मुख्यालय के आला अफसर लगातार इस शोरूम के पास से गुजरते हैं। इसके बावजूद बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम देकर पुलिस को बड़ी चुनौती दी है। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है, लेकिन देखना होगा कि आखिर कब तक उत्तराखंड पुलिस इस मामले का खुलासा कर पाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने यहाँ पर सवाल उठाए हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। शीशपाल सिंह बिजी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दर्शन डोभाल जी, वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शुरुआत मैं कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिजी से करना चाहती हूँ। शीशपाल जी, अगर हम बात करें यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर, कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं मुखर नजर आ रही है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है आपने, इस पर सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं। देखिए, राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज है नहीं। कांग्रेस पार्टी तो लंबे समय से और समूचा विपक्ष लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहा है कि राज्य की कानून व्यवस्था कब पटरी पे आएगी। आप देखिए, चाहे बेरोजगार जब यहाँ पर शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से धरने पे बैठे थे तब उन पर लाठीचार्ज का मामला हो, चाहे बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में आज तक वीआईपी के नाम के खुलासे का मामला हो, चाहे आरटीआई में मिली जानकारी की जो है 21-22 में 872 बेटियों के साथ राज्य में बलात्कार की घटना हुई, चोरी, डकैती, लूट और पाट की घटनाओं की, तो मतलब बहुत लंबी लिस्ट है। और आप देहरादून का ऐसा कोई कोना नहीं है जब आए दिन यहाँ वारदात नहीं होती हो। अभी कुछ समय पहले ही आपने देखा कि यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी जी, सबसे वीआईपी एरिया में रहते हैं, उनसे चंद कदम की दूरी पर आगे मुख्यमंत्री आवास है। उनके घर के बाहर ही एक महिला की जो है बलात्कार के बाद दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। मुख्यमंत्री आवास में ही जो है सुलेखा नाम की एक बेटी जो है आत्महत्या करती है। आज तक पता नहीं लगता कि वो क्यों आत्महत्या उसने की। उसके बाद वहाँ उसके भाई की भी एक महीने बाद वो भी आत्महत्या कर लेते हैं। तो रहस्यमय कई चीजें बनी हुई हैं। और अभी आपने देखा कि जो है हरिद्वार में बेलड़ा में इतना बड़ा कांड हो गया, आज तक जो है वो ठंडा नहीं हुआ। अल्मोड़ा में जगदीश की हत्या होती है। इसके बाद आप देख लीजिए कि लगातार पटेल नगर में अभी पिछले महीने ही पुल के नीचे एक लाश मिली थी युवक की। ऋषिकेश में अभी पिछले महीने ही जो है फायरिंग होती है, दिन दहाड़े जो है दादागिरी का मामला सामने आता है। हरिद्वार बाईपास पे भी पिछले महीने ही जो है
हवाई फायरिंग होती है, एक बेटी की जो है अपहरण का प्रयास होता है। और यहीं पर आपने देखा तहसील चौक पर देहरादून के चमोली का युवक था बिपिन रावत, उसकी जो है गंभीर तरीके से उस पर हमला हुआ, बाद में उनकी मौत हो गई थी। तो हम लगातार कह रहे हैं कि राज्य में पुलिस प्रशासन नाम का चीज ही नहीं है। और ये जो वारदात हुई है, जिस दिन राज्य स्थापना दिवस का मौका था, देश की महामहिम राष्ट्रपति जो है यहाँ पर देहरादून में मौजूद थी, शाम को जो है देश के गृह मंत्री यहाँ आने वाले थे, सचिवालय से चंद कदम की दूरी पर जहां बैठ के प्रदेश के मुख्यमंत्री इस प्रदेश का कामकाज संभालते हैं, और चंद कदम की दूरी पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक का ऑफिस है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को खुले आम जो है चुनौती दी। और सुबह के 10:30 बजे जब जो है राज्य स्थापना दिवस के समारोह चल रहे थे, उस समय ये डकैती राज्य स्थापना से लेकर अब तक की सबसे बड़ी डकैती। तो राज्य की जो छवि है वो पूरे देश के अंदर क्या बन रही है, और पुलिस जो है अपनी पीठ थपथपा रही है। और देहरादून के पुलिस कप्तान विपक्ष को नसीहत दे रहे हैं कि साहब जो है विपक्ष पे को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अरे आप अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। अगर आप कानून व्यवस्था की मॉनिटरिंग ढंग से करते तो इस प्रकार की वारदातें होती नहीं। पुलिस जो है कानून व्यवस्था बनाने में लगातार नाकाम साबित हो रही है। अब विपक्ष से कहा जा रहा है कि जो वो है इन मामलों पे बोले भी नहीं, पुलिस की खामियों पर जो है सरकार नाकामियों को उजागर ना करे। तो ये इस प्रदेश के अंदर चल रहा है। आप बताइए, अब जो वर्कआउट पुलिस कर रही है कि साहब अभी जो कहानी है मैं सुन रहा था, वर्कआउट करना तो पुलिस की जिम्मेदारी है भाई। कोई भी वारदात होगी, चाहे वो छोटी सी पर्स लूट की घटना हो, चाहे कोई मर्डर हो, डकैती हो, वो तो वर्कआउट आप करेंगे। लेकिन इसके लिए जो इतनी बड़ी वारदात होगी राज्य स्थापना दिवस के दिन, आप बताइए ना, उसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? अभी तक आप देखिए लाठीचार्ज का मामला हो, चाहे अंकिता भंडारी प्रकरण हो, चाहे बिपिन रावत का प्रकरण हो, तमाम मामलों में आप बताइए किस पुलिस के बड़े अधिकारी पर गाज गिरी आज तक? कौन नपा इन मामलों में? लगातार जो है सरकार जो है ऐसे नाकाबिल अधिकारियों को संरक्षण दे रही है, इसीलिए इनके हौसले बुलंद है, इसीलिए ये नसीहत जो है राजनीति खुद पुलिस करने लग गई है। तो पुलिस का काम है भाई, आप इसीलिए जो है आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी है, और जो है आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा रहे। तो ये इस राज्य में हो रहा है, आप देखिए ना। ठीक है पुलिस का काम शीशपाल जी, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और भी पैनलिस्ट का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर दर्शन डोभाल जी भी जुड़े हुए हैं। दर्शन डोभाल जी, क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रकरण पर लेकर जो कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यशी जी, ये यहाँ की सरकार के कानून व्यवस्था पर एक सबसे बड़ा तमाचा था जो हाल में डकैती की जो घटना हुई है, और राज्य में कानून की व्यवस्था इस तरह खत्म हो चुकी है कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। वैसे तो अभी शिशपाल बिष्ट ने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, हमने सबने सुना, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं अपना एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। मैंने करीब 2 महीने पहले एक मुकदमा दर्ज करने के लिए मैं एक आदमी के साथ फ्रॉड हुआ। उस फ्रॉड का पर्दाफाश मैंने बैंक के अंदर जाकर किया, मैंने वीडियो बनाई और उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब तो कुछ बचा नहीं था, पुलिस को जाके गिरफ्तार करना था या कार्रवाई करनी थी उन दोषी अधिकारियों के ऊपर। और जो जिसने वो फ्रॉड खाता खोला था बैंक के अंदर उस आदमी का, उसको पकड़ लेना चाहिए था। लेकिन 2 महीने लगातार दौड़ने के बाद मैं ऊपर सीओ सिटी तक गया, सारे अधिकारियों के पास गया, और मेरे से बहुत अच्छी बात भी करते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन आश्वासन देते थे तो 2 महीने हो गए। और आज उन्होंने समझा कर कह दिया पुलिस थाने में कि भैया ऐसा करो, चक्कर में मत पड़ो, आपका पैसा जो थोड़ा बैंक में निकाल लो, किसने खोला वो छोड़ दो, पैसा है ना वो निकाल दो, ये इस चक्कर में मत पड़ो। ये नसीहत दे दी है। जिनको FIR दर्ज करनी थी, आज 2 महीने बाद वो नसीहत दे रहे हैं कि ये अब आप मामला छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं हो सकता। ये पुलिस वालों का कहना है, जबकि मैंने पूरा मामला बिल्कुल पानी की तरह साफ उनके सामने रख दिया। तो आप सोचिए कि कानून व्यवस्था की यहाँ पर क्या स्थिति है। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूंगा, भाई बात यह है ना कि जब कप्तान की दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इनको जितना पूरा महकमा है पुलिस का और पुलिस कप्तान है, उनको तो कानून व्यवस्था संभालने में कोई रुचि नहीं है। और उनको अभी आपको बता दो एक नई जानकारी, अब शायद 15-16 दिन बचे उनके, वो रिटायर होने वाले हैं। अब उसके बाद नेतागिरी करेंगे। वो नेतागिरी करने के लिए जो माहौल बना रहे 3 साल से, अपने बढ़िया बढ़िया पेज में बढ़िया भाषण, अपने जो है कई तरह के फोटो डालना, ये उनका काम रहा 3 साल तक, जो उन्होंने कभी कानून व्यवस्था पर कोई नजर नहीं रखी, ना उस पर दिलचस्पी दिखाई, बल्कि अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि नेता बनना है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड के अंदर आप देखिए, वैसे तो लगभग यूपी बिहार तक के यहाँ अपराधी हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि हरियाणा के कितने हुड़दंगी शहर के अंदर कई वारदातें हो चुकी है। ये आपसे छुपा नहीं है, किसी से छुपा नहीं है। हर तीसरी गाड़ी हरियाणा के नंबर की दिखती है।
मैं मानता हूं कि ये पर्यटक स्थल है, यहाँ लोग आते हैं, लेकिन ये पर्यटन के मतलब से नहीं, बल्कि यहाँ ज्यादातर ऐश करने के लिए लोग आते हैं। ऐशगा बन गए, या जो उत्तराखंड की राजधानी है वो एक लोगों के लिए, बाहरी लोगों के ऐशगा के लिए ऐशगा बन गई है। और नहीं तो हम ये दर्शन डोभाल जी, देखिए आरोप ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएंगे आप कि कैसे हम ये इसको रोक पाएंगे। अब मैं अगर जा रही हूँ उत्तराखंड, अब वहां पर अगर मेरे साथ 4 लोग और जा रहे हैं और वो वहां पर ऐश करना चाहते हैं, तो बताइए फिर मेरी क्या गलती है या फिर सरकार की क्या गलती है? देखिए ऐश का मतलब ये है, देखिए ऐश का मतलब ये नहीं है, ऐश तो ठीक है, आप होटलों में जाएं, घूमें फिरें, अच्छा खाएं पिएं, ठीक है, लेकिन ये जो मकसद बन गया उत्तराखंड आने में लोगों का कि ये ऐश का मतलब आप समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ। सीधे सीधे कहिए ना कि आप नशे की बात कर रहे हैं। नशाखोरी चरम पर है। नशे में आज तक कोई बड़ा कोई अपराधी पकड़ा गया है आज तक? चलिए ठीक है, इन तमाम सवालों के जवाब हम सुनीता जी से लेंगे और मैं उससे पहले शांति प्रसाद जी का रुख करना चाहूंगी। शांति प्रसाद जी अपनी बात को रख सकते हैं। यशनी जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि ये अस्थायी राजधानी देहरादून है। उससे बड़ी बात पुलिस मुख्यालय के बगल में जहां पर मुख्यमंत्री बैठते हों, उससे बड़ी बात जहां भारत की राष्ट्रपति राज्य के दिवस को मनाने के लिए यहां पहुंची। ऐसे में इतनी बड़ी घटना को अंजाम अपराधियों के द्वारा दिया जाना और देहरादून से 25 किलोमीटर दूर निकल जाना, यह बताता है कि पुलिस की कितनी कमी इस राज्य में है। सीमित पुलिस वालों से या तो वीआईपी ड्यूटी करवा लो, या चौक चौराहों की सुरक्षा करा लो, या नियमित कार्य करवा लो। सीमित पुलिस के कारण सारे पुलिस वाले वीआईपी ड्यूटी पे लगे थे। परिणाम आपके सामने, सुरक्षा में चूक हुई और उत्तराखंड के एक व्यापारी के यहाँ डकैती पड़ गई। पुलिस हाथ पे हाथ मलती रह गई और आज पूरे उत्तराखंड के अंदर एक संदेश गया है कि उत्तराखंड की पुलिस नाकाम है। देखिए पुलिस के एक अधिकारी का बयान कि अगर एक दिन पुलिस हटा दें तो पता चल जाएगा कि व्यवस्था कैसे चलती है। समझ सकती हो, उनका इशारा यही था कि जब इतनी कम पुलिस है तब अपराध की घटनाएं हमने कंट्रोल की भी हैं। हाँ। जब सरकार पुलिस का ढांचा नहीं बनाएगी ढंग से तो सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक तो होगी। सवाल ये है कि अस्थायी राजधानी में 2 बड़े वीआईपी मूवमेंट और उसके बाद अपराधी यहां पर रिवॉल्वर लेके घूमते रहे, क्या एलआईयू की इनपुट थी? जब पुलिस को पता होता है कि कोई वीआईपी आता है तो ये होटल से लेके चौक चौराहे तक हर जगह पर जो है नाकेबंदी करते हैं, चेकिंग करते हैं। उसके बावजूद इतनी बड़ी चूक हो जाना कि अपराधी यहाँ घूम रहे थे और किसी को पता नहीं चलेगा, इसका मतलब लोकल इंटेलिजेंसी वो फेल, पुलिस की कमी के कारण लोकल प्रशासन का फेल, पुलिस का फेलियर। और अब उससे बड़ी बात, सरकार के मुखिया पुलिस के ऊपर दबाव बनाकर कह रहे हैं कि विपक्ष के लोगों को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप समझ सकते हो, जब जब सरकार फेल हुई है तब तब इन्होंने पुलिस को आगे कर अपना चेहरा छुपाया है। अरे भाई, उत्तर काशी में 40 जानें फंसी हैं, 5 दिन से जो है वो बहुत मौत से जूझ रहे हैं और केंद्र के मंत्री आकर कह रहे हैं कि अभी तो 1 हफ्ता और लगेगा और भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं 24 घंटे में हम बाहर निकाल देंगे। और हालात इतने खराब हैं कि जितना उन्होंने सफाई करी थी उससे ज्यादा मलबा और गिर गया। कहने का मतलब है, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी अपने ही काले कारनामों में घिर चुकी है और जब उनसे जवाब नहीं बन रहा है तो अनाप शनाप चैनलों में अधिकारियों के माध्यम से केवल धमकाने का काम ये जो कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि ये सत्ता में बैठे हुए लोग केवल कमीशन खोरी में, भाई भतीजावाद में, परिवारवाद में कुछ इस कदर उलझ गए हैं कि अब इनसे बोलते नहीं बन पा रहा है। हम सिर्फ इतना ही तो कह रहे हैं कि जब अस्थायी राजधानी जहां डीजीपी कार्यालय है, मुख्यमंत्री बगल में है, राष्ट्रपति है, गृह मंत्री का दौरा है, ऐसे में यदि डकैती पड़ गई तो ये पर्वतीय राज्य है, 10 पर्वतीय जनपदों का क्या बुरा हाल होगा। ये किसी से छुपा थोड़ी ना है, ये वो सत्य है
कि मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर यदि हत्या हो जाए तो पता नहीं लगता क्यों मरे। अंकिता के साथ इतना बड़ा घटना हो जाए पता नहीं चलता है उसका वीआईपी कौन है। उत्तराखंड के अंदर सरेआम डकैती पड़ जाती है, पुलिस पर दबाव बनता है। अरे भाई पुलिस क्या करे? अगर आप पुलिस का ढांचा पूरा करते तो निश्चित रूप से ये चूक ना होती, मगर 4 आदमियों को 40 जगह ड्यूटी दोगे तो ऐसी ही दिक्कत आएगी। मेरा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्मचारियों का ढांचा खत्म कर दिया, पुलिस का ढांचा खत्म कर दिया। परिणाम आपके सामने है कि जब राजधानी में नागरिक सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश के कितने बुरे हाल हैं, ये किसी से छुपा नहीं है और हमारा स्पष्ट कहना है। देखिए पुलिस क्या करे, वो तो कल अपराधी पकड़ लेगी। ठीक है, वापस आएंगे शांति प्रसाद जी आपके पास। सुभाष झा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहते हैं कि ये जो कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? साथ ही साथ सत्ता पक्ष का ऐसा कहना है कि कानून व्यवस्था जो है वो दुरुस्त है, विपक्ष खामखा इसे मुद्दा बना रहा है, कैसे देख रहे हैं इसे? साहब म्यूट है लग रहा है। सुभाष जी जी आवाज आ रही है? जी जी अब आवाज आ रही है? जी 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 देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड जो है राजधानी बन गया। उत्तराखंड की जरूरतें काफी बढ़ गई, यहाँ की जनसंख्या काफी बढ़ गई। देहरादून राजधानी है और देहरादून ऐसा राजधानी है जो पश्चिमी यूपी जो सबसे ज्यादा अपराध को लेकर के संवेदनशील जगह है उसकी सटी हुई, उससे सटा हुआ है। और यहाँ अपराधियों के लिए बड़ी आरामदेह होता है कि यहाँ से आना और यहाँ से फिर निकल लेना, बॉर्डर सटा हुआ है। एक बात। दूसरी बात, जो निश्चित तौर पे ये पुलिस की, LIU की ये नाकामी है, चाहे वो नाकामी को हम जिस भाषा में कहें वो अलग बात है कि ये कहीं ना कहीं हमारा जो है कहीं ना कहीं खामी व्यवस्था में जरूर रह गई। सरकार को ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ जो है जिस हिसाब से पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, उन्होंने ठीक कहा, अभी हमारे बोल रहे थे प्रवक्ता महोदय कि यहाँ जो है पुलिस की संख्या जो है पहले जो पर्वतीय राज्य था जब उत्तर प्रदेश में था उसी के हिसाब से थोड़ा बहुत बढ़ाया गया। उसके हिसाब से हमारी जरूरतें काफी बढ़ी हैं, उसके हिसाब से हमने पुलिस बल नहीं बढ़ाया। इस चीज को मानना पड़ेगा। अभी हमारे डोभाल साहब कह रहे थे कि बिहार से लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं। डोभाल साहब, यहाँ के भी 80% लोग बाहर जाते हैं और बाहर से यहाँ लोग आते हैं। यह देश है, सब जगह लोग जाएंगे और सब जगह लोग आएंगे। सवाल ये उठता है कि हमें अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं इस पर हमें ध्यान देना होगा। निश्चित तौर पे आपकी इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यूपी, बिहार से लोग आते हैं यहाँ, वो लोग भी यहाँ जो है अपराध करते हैं, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा। लेकिन इससे भी आप इनकार मत कीजिए कि यहाँ की पुलिस व्यवस्था जो है वो व्यवस्था तगड़ी और होनी चाहिए और चाक चौबंद होनी चाहिए। पुलिस को और ज्यादा साधन से संपन्न बनाया जाना चाहिए, इसकी जरूरत है। सिर्फ ये ठिकरा किसी एक पर फोड़ देने से ये इसका निदान संभव नहीं है। बहस तो हो सकती है लेकिन इसका निदान। सुभाष जी, एक सवाल मेरे मन में अभी आया है कि ये जो आज कहा जा रहा है कि हमारे पास उतना पुलिस बल नहीं है या फिर हमारे पास पुलिस की कमी है या जो भी चीजें निकल कर अब सामने आ रही हैं, इतना वक्त क्यों लग गया इस बात को समझने में? ये देखिए, होता क्या है कि ये यहाँ एक तबका है जो यह मान चुका है कि यहाँ क्राइम नहीं होगा, और होता भी नहीं है। दोनों बात। जो यहाँ के पहाड़ के जो लोग हैं, मैं किसी लोग को बदनाम नहीं कर रहा और किसी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन पहाड़ के जो लोग हैं वो बनिस्बत मैदान के लोगों से ज्यादा शांति प्रिय लोग हैं। इस चीज को मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। तो पहाड़ में चूंकि अपराध कम होता है, पहाड़ में एक छोटी सी चाकूबाजी की घटना भी बड़ी खबर बनती है। लेकिन देहरादून को यह समझना पड़ेगा कि देहरादून पहाड़ और मैदान का संगम है यहाँ, और उस हिसाब से हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। एक बात। दूसरी बात, जनसंख्या में जो उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुई है, वो बढ़ोतरी चाहे अपार्टमेंट के माध्यम से हो, चाहे यहाँ कोठियों के माध्यम से हो, चाहे वहाँ प्लॉटिंग के माध्यम से हो, या यहाँ तमाम जो इंस्टीट्यूशन बड़े हैं, पढ़ने के जो इंस्टीट्यूशन है उसके माध्यम से हो, तमाम अस्पताल बड़े हैं उसके माध्यम से हो, जैसे भी हो। लेकिन ये तय है कि इन 10 सालों में देहरादून की जो आबादी 2010 में थी वो 20 में नहीं है, जो 20 में थी वो 23 में नहीं है। लेकिन उसके हिसाब से पुलिस बल नहीं बढ़े।
पुलिस बल को अगर आबादी के हिसाब से अनुपात में आंका जाए तब आपको पता चलेगा कि पुलिस बल की संख्या कहाँ थी और कितनी होनी चाहिए थी, जो नहीं हुआ है। उसमें अब हम ठीकरा फोड़े यहाँ के एसएसपी पर, अब ठीकरा फोड़े मुख्यमंत्री पर, निश्चित तौर पर ये जवाबदेह लोग हैं, इनकी भी जवाबदेही बनती है। लेकिन हमारी जवाबदेही सरकार लेवल पर भी बनती है कि आप पुलिस को जब पुलिस बल नहीं देंगे, एक ही पुलिस से आप ट्रैफिक का भी काम करवाएंगे, एक ही पुलिस से आप वीआईपी मूवमेंट भी कराएंगे, एक ही पुलिस से अपराधों का जो विश्लेषण है वो भी करवाएंगे, अपराधों की जांच भी करवाएंगे, वही अपराधियों को पकड़ करके भी लाएगा। तो जाहिर है पुलिस पर ये बोझ बढ़ेगा, और पुलिस पर जब बोझ बढ़ेगा, काम का दबाव बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर उसकी गुणवत्ता जो है कहीं न कहीं प्रभावित होगी, और ये सरकार को मूल तौर पर समझने की बात है। और अभी जो नशा की लेकर के बात हो रही थी कि यहाँ ड्रग्स का कारोबार बहुत बड़ा फैल चुका है, और आज से नहीं वर्षों से है, ये सरकार भी इस बात को जानती है। लेकिन आज तक ड्रग्स को लेकर के ना तो कभी कोई डिबेट होता है, ना ड्रग्स को लेकर के यहाँ के पहाड़ के बच्चे जो है वो नशाखोरी की आदी होते जा रहे हैं धीरे धीरे। इसको भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो एक समय आएगा कि हमारे पहाड़ के बच्चे धीरे धीरे नशाखोरी की आदत में जो है संलिप्त हो जाएंगे, और नशा की जरूरत को पूरी करने के लिए वो अपराध की ओर प्रवृत्त होंगे। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सुनीता जी, मुझे लगता है आपने यहाँ पर सुभाष जी की बात को भी गहनता के साथ सुना होगा, साथ ही साथ विपक्षी दलों का क्या कुछ कहना है ये भी आपने सुना होगा। कानून व्यवस्था का सवाल, विपक्ष का बवाल, आज इसी मुद्दे पर चर्चा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और सुनीता विद्यार्थी जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए। सुनीता जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, विपक्षी दलों के जो रिएक्शंस है वो आपने यहाँ पर सुने। सुभाष झा जी ने बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया, और ये कहीं ना कहीं चिंता जता रहे हैं कि अगर हमारे पास पुलिस बल की संख्या कम होगी तो कहीं ना कहीं अपराध इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे, और ये पुलिस के लिए भी बहुत मुश्किल है कि वो कैसे एक जगह पर रहकर और अन्य जगह पर जहां पर अपराध हो रहे हैं वहां मौजूद रह सकते हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। जी देखिए, जिस प्रकार से ये मैं कहूंगी कि ये बहुत बड़ी घटना है, और जैसा कि अभी झा भाई साहब ने भी कहा कि इस चीज का हम ठीकरा किसी एक व्यक्ति पर नहीं फोड़ सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से इस गन पॉइंट पे जो ये वारदात हुई है, ये बहुत बड़ी वारदात है, और ऐसे समय में हुई। आप देखिए कि उनका आईक्यू लेवल देखिए कि उन लोगों ने ऐसा समय चुना जिस टाइम पे मुस्तैदी से पूरे चप्पे चप्पे पर हमारा पुलिस महकमा मुस्तैद था, और ऐसे में भी अगर सुरक्षा को ठेंगा दिखाने में वो कामयाब हुए हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो कमियां हैं, और जो अभी सारी बातें भी सबके माध्यम से आई। देखिए, सभी लोग जो हैं चिंता करते हैं प्रदेश की, और अपने सुझावों के माध्यम से चाहते हैं कि जो सत्ता में बैठे हैं वो इसमें और मजबूती से आगे आकर इसमें निर्णय लें। तो ये निश्चित रूप से ये जो सबकी बातें हैं, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं जो स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ अभी देखिए हम लोगों ने कदम बढ़ाए हैं, उससे बहुत बड़ा फर्क आएगा। और जो पुलिस बल की भी बात है, पुलिस भर्तियों की बात है, और तमाम पुलिस विभाग से रिलेटेड लगातार हम लोग जो है उनकी समस्याओं का भी निवारण करते रहते हैं, वो सारी चीजें हैं। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने फिल्मी अंदाज में जो ये गन पॉइंट पे सारा एक ऐसे रोड पर, क्योंकि पॉश एरिया वहां से शुरू हो जाता है, और ऐसी उस रोड पर जहां से माननीय राष्ट्रपति जी का काफिला जाना था, और ऐसे समय में जो है उन्होंने वो उस वारदात को अगर चुनौती के साथ किया है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को तो चैलेंज किया है। और उनको ये भी लूप थे कि हमारी जो जिस तरीके का पुलिस प्रशासन है वो इसमें किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे सारे पहलू देखिए समझने वाले हैं, इसमें कोई भी मैं कहूंगी कि इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बारी हमको मालूम है कि जब हमारे 10-15 साल पहले भी इस तरीके का केंद्रीय जो है काफिला आया था, और उस वक्त एक फेक काउंटर लड़के का छात्र का किया गया था, जिसमें 10 से 15 पुलिस जो है वो सस्पेंड भी हुए थे और जेल तक गए थे। तो ऐसी चीजें रहती है, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा राष्ट्रपति का दौरा था, उसी शाम को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा था। तो ऐसे दौरों के समय पे अगर पुलिस ऐसे निडर होके अगर ऐसे काम कर रही है, और बीच राजपुर रोड पर अगर ऐसे काम हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरत है पुलिस को और मजबूती से आगे लाने की। पुलिस विभाग में जो कमियां हैं, जो चीजें वहां पे जो नेटवर्क उनका है,
उसको दुरुस्त करने की, उसको स्मार्ट बनाने की निश्चित रूप से जरूरत है, क्योंकि सुरक्षा हमारे लिए एक एक व्यक्ति की इम्पोर्टेंट है, चाहे वो जनता है, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, या फिर हमारे जो लीडरशिप है वो है। देखिए सुनीता तो जी, आपने इस बात से तो आगे एग्री नहीं कर लिया किया कि जा भाई जरूरत है, अब ये जरूरत पूरी कैसे होगी, साथ ही साथ इस पर अब काम कैसे किया जाएगा, ये भी बता दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो इसके है बाद इन शीशपाल जी विषयों आपके पे पास आपने- आती हूँ मैं। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार इन पुलिस विभाग से रिलेटेड सभी चीजों को बारीकी से समझा है, गहनता से उस पर विचार किए हैं। और अभी आपने देखा कि जब इनका पुलिस विभाग का कार्यक्रम भी हुआ था तो लाखों की तादाद में इनके लिए घोषणा भी की थी, क्योंकि जब ये लोग सुरक्षित रहेंगे तभी तो सुरक्षा दे पाएंगे। जब ये लोग, इनके पास जो है बल रहेगा, हर तरीके से पावर्स रहेंगी, जो हैं भी, ऐसा नहीं है, लेकिन देखिए ये जो पुलिस की ये और यहाँ पे जो चोर वाली कहानी हो रही है, ये जो चोरी की गई है, ये जो वारदात को अंजाम दिया गया है, ये भले ही बहुत सारी जगहों में चोर का तो काम चोरी करना होता है, वो स्टोरी से तो कोई सेटिस्फाई नहीं हो सकता कि जी इन्होंने फलानी जगह चोरी की, फलानी जगह की। अरे भाई, जो जन्म से चोर है, जो चोरी का ही जिसका धर्म बन चुका है, वो तो काम करे। ये डकैती हुआ है, डकैती चोरी नहीं हुआ, डकैती हुआ। सही में डकैती की बात जो है, और उसमें और भी कुछ हो सकता था। मैं इस बात को भी मैं नहीं यहाँ पे वो करूंगी कि किसी को मारा भी जा सकता था जब गन पॉइंट पे थे। अगर कोई भी जरा सा भी बिदक जाता, कहीं से भी कोई भी चालाकी होती, तो वो लोग मार भी सकते थे। तो ये नेचुरल, इसमें औरों को भी नुकसान हो सकता था। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये विषय इसलिए इतना गंभीर विषय है कि ऐसे काफिलों के टाइम पे अगर ऐसा कर सकते हैं तो आगे पीछे तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को हर तरीके से, जिस प्रकार से अभी 2 लोग जो हैं इसमें संदिग्ध लोग जो हैं वो पकड़े भी गए हैं, उनका रिमांड भी रखा गया है, उनसे हमें और पहलू आगे जानने को मिलेंगे कि किस तरीके से क्या हुआ। तो ये सारी चीजें हैं। शीशपाल जी, सुनीता जी जो कह रही है उससे सहमत है? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी जो है कोमल हृदय की हैं, वो भी मामले की गंभीरता को समझती हैं, वो भी जानती हैं कि जिस जगह पर ये वारदात हुई है वो देहरादून का सबसे महत्वपूर्ण पॉश इलाका है, ठीक मुख्यमंत्री जी के सचिवालय की नाक के नीचे और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक की जो है बिल्कुल बगल में ये वारदात हुई। और ये छोटी मोटी वारदात नहीं, इससे राज्य की छवि भी जो है पूरे देश के अंदर बिगड़ी है। आखिर जो है बड़ी चूक है, ये इंटेलिजेंस का फेल्योर है, पुलिस के जो यहाँ पर एक छवि थी उसका भी फेल्योर है। और लगातार आप देखिए ना, वारदातों पर वारदातें हो रही हैं राजधानी में, पूरे प्रदेश का हाल तो बहुत ही बुरा है। और पुलिस लगातार जो है इन वारदातों को रोकने में, कानून व्यवस्था को बनाने में विफल साबित होती है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण के बाद अगर किसी बड़े पुलिस अधिकारी पर इसकी गिरी होती कि आखिर इतनी बड़ी वारदातें हो रही हैं, अब कोई किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है। जब निर्दोष छात्रों पर यहाँ लाठीचार्ज हो रहा था, उसकी भी आज तक जिम्मेदारी किसी पर जो है नहीं आई, न किसी पर कोई कार्रवाई हुई। तो इसीलिए जो है ऐसे सुनीता जी जवाब दीजिए। अधिकारियों के हौसले बुलंद हैं, तो हौसले बुलंद है। ठीक है, शीशपाल जी रुकेगा, सुनीता जी जवाब दीजिए, इसके बाद अश्विन डोभाल जी आपके पास आती हूँ मैं। जी, देखिए शीशपाल जी की बात से कहीं ना कहीं मैं सहमत हूँ। अंकिता भंडारी की जब बात हुई थी तब भी पुलिस ने खुद पर आगे आकर, खुद बीइंग प्रवक्ता बनकर अपनी पूरी बात रखी थी और ये साफ कहा था कि सारे सबूत जो हैं, जो उनको फांसी के फंदे तक ले जा सकते हैं, जो पूरे वारदात के दौरान जो वहाँ पे प्रूफ थे वो सारे उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, जब एक अधिकारी, एक ऐसी बॉडी का अधिकारी जो ये कबूल करते हैं कि हम लोगों ने जो है उनके सारे प्रूफ इकट्ठे कर लिए हैं जो उनको सजा दिलाने के लिए काफी है, बहुत हद तक हम लोगों को ये लगता है कि आधा न्याय तो हमने प्राप्त कर लिया। इतना बड़ा ट्रस्ट होता है पुलिस पर। तो निश्चित रूप से मैं उस बात से पहले भी मैं डिनाई नहीं करती हूँ और अभी भी मैं नहीं करती हूँ। देखिए, पहले भी मैंने कई बार ये बात कही है कि जब एक जिम्मेदार व्यक्ति अपनी बात को स्पष्ट रूप से सबके सामने रखते हैं तो हमें विश्वास होता है कि ये काम जो है उस तरीके से होगा। लेकिन बाद में अगर हीला हवाली होती है और बाद में कहीं जाके जो है वो चीजें उस स्वरूप में नहीं आगे आती है तो कहीं ना कहीं संशय बनता है कि कौन व्यक्ति जो है वो उसमें संलिप्त हो गया
जो उस बच्ची को न्याय नहीं दिलाना चाहता, या कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसको रोक रहा है, जो वहां पे जो है अपराधियों को सजा दिलाने में रोड़ा बना हुआ है। हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति उसमें संलिप्त है, क्योंकि मैंने कहा पहले भी, अंकिता भंडारी एक अंकिता की बात क्या करें, यहाँ तो चप्पे चप्पे पे हम हर राज्य से सुने, पूरे देश में सुने। यहाँ पे अभी हाथी पड़कला में एक बिल्ली का रेप कर दिया, तो आप बताइए कौन सी मानसिकता है ये? कहाँ क्या करें जाकर, क्या कौन सी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं और कौन सी दुनिया में हम जी रहे हैं जहाँ पे बिल्लियां तक सुरक्षित नहीं है? तो ये मानसिकता किसको सुधारनी है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा इंपॉर्टेंट अब ये चीज हो गई है कि हम ह्यूमैनिटी किस दिशा में जा रही है। हमको अपनी संस्कृति, अपने विचार, वो जो हमारे हाव भाव और जो जिस विचारधारा में हम लोग हैं, हमें हर एक प्रकार से बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। और सुनीता जी देखिए, दुनिया बदलने चलेंगे तो हम नहीं बदल पाएंगे। कहते हैं ना, शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ेगी, पहली बात। और दूसरी चीज ये है कि हम दुनिया नहीं बदल सकते तो बेहतर है कि हमारे पास जो व्यवस्थाएं हैं हम उनको बेहतर कर लें। अब बिल्लियां सुरक्षित नहीं, कुत्ते सुरक्षित नहीं, गाय सुरक्षित नहीं, इस तरीके की खबरें पढ़ते हैं तो दुख होता है और लोगों पर ही तरस आता है कि भाई किस तरीके की मानसिकता के लोग हैं। लेकिन जिन चीज़ों पर हमारा बस है, कम से कम उन चीज़ों को भी अगर हम दुरुस्त ना कर पाए तो फिर ह्यूमैनिटी पर ज़्यादा सवाल उठते हैं। मैं तो ये भी कहूंगी कि नैतिकता के आधार पर बड़े से बड़े लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, अगर वो नाकामयाब हुए हैं, अगर कोई पुलिस प्रशासन की कहीं पे कमी है और उनको लगा है कि कहीं ना कहीं हमारी चूक हुई है, तो आगे आना चाहिए। और जिस प्रकार से अभी जिस मुस्तैदी से चोरों, उनको अपराधियों को, जो इतनी बड़ी वारदात जिन्होंने की, उन डकैतों को पकड़कर सामने लाना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो है बाकी जितने बिजनेसमैन हैं, इतने लोगों को हम बाहर से बुला रहे हैं, यहाँ पे निवेश करा रहे हैं, इतने बिजनेस लोगों ने लगा रखे हैं, अगर वो सुरक्षित नहीं होंगे तो आगे लोगों का ट्रस्ट कैसे बनेगा? जी, ये बड़ा पॉइंट आपने सुनीता जी उतारा, बिल्कुल बिल्कुल उठाया है, ये बड़ा पॉइंट है, पूरे तरीके से साथ है। ठीक है, दर्शन डोभाल जी, इसके बाद सुभाष जी मैं आपके पास आती हूँ। दर्शन डोभाल जी। यशी जी, मैं कहना चाहता हूँ कि इन बीते 22-23 सालों के अंदर जब से उत्तराखंड बना है, ऐसा नहीं कि पुलिस ने चंद कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी सेट किए हैं कि हमें ये जिससे लगता है कि पुलिस के अंदर वो काबिलियत है कि अपराध को रोकने की उनके अंदर अद्भुत क्षमता है। ऐसे बहुत सारे काबिल अफसर है। मैं तो व्यक्तिगत तौर पर कम से कम 100-200 अफसरों को सीधे तौर पर पहचानता हूँ, क्योंकि मैंने पुलिस के खिलाफ, जब पुलिस नहीं, पुलिस के अफसर ने एक वो छेड़ा था, अभियान कहूंगा मैं, कि इनकी आवाज को दबाया जाए, तो तब भी हम सड़कों पर उतरे थे उनकी आवाज के लिए। इसलिए भी मेरी उनसे काफी बातचीत होती है। तो पुलिस के अंदर वो क्षमता है, ये हमको मानना चाहिए। लेकिन पुलिस के हाथ कहीं ना कहीं रोके जाते हैं, उनको मजबूर किया जाता है, या ऊपर से ऐसा आदेश नहीं मिलता है कि तुम मतलब फ्री होकर के जो है वो कार्रवाई करें। ऐसी उनको आजादी नहीं मिलती। उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण हो सकता है। और जैसे मैंने बताया कि जो पुलिस महानिदेशक है, वो पुलिस महानिदेशक कम और सेलिब्रिटी ज्यादा मेरे को लगते, जो 2-3 सालों से मैं उनको देख रहा हूँ, तो उनकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी कानून व्यवस्था को ठीक करने में उत्तराखंड में नहीं है, क्योंकि उनको ये दर्द नहीं है, उनको अंकिता बेटी का दर्द नहीं है। और अगर होता तो अगर सरकार भी उनको रोकती, तब भी वो शायद इस पे अंकिता बेटी को न्याय दिलाते। और ऐसे जैसे अभी बिशी ने बताया थोड़ी देर पहले कि कम से कम 800 से ज्यादा बालिकाओं के साथ बलात्कार हुआ है। और इसके अलावा अभी सुनीता जी ने अभी जो एक एग्जाम्पल दिया, जो इतना विकृत कार्य अगर इसके राज्य के अंदर कोई कर रहे हैं, तो मैं आपको साफ कर दूं कि उत्तराखंड के लोग इस मानसिकता के लोग नहीं है। और ये जरूर जो है कहीं ना कहीं जो बाहरी लोग, मैं अभी बाहरी लोग को बात कर रहा हूँ, और मैं सुभाष जी का भी जवाब दूंगा कि इन्होंने कहा कि भाई बाहर के लोग आएंगे, और यहाँ से भी लोग, उन्होंने कहा कि 80% लोग बाहर गए हैं। अब 80% गए हो तो उनको पता होगा या कम गए हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, उत्तराखंड का व्यक्ति जिस राज्य में जाता है वो शांतिपूर्ण ढंग से, ईमानदारी से अपना काम करता है। वो कोई गुंडागर्दी या ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं देता है। ऐसे एग्जाम्पल शायद लाखों में कोई एक आध हो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड का एक बड़ा नाम है कि उत्तराखंड का व्यक्ति बहुत ईमानदार और मेहनती होता है, वो अपने काम से काम रखता है। लेकिन कुछ राज्य जिनका मैं नाम लेकर कह रहा हूँ, 3-4 राज्य हैं जहां, जैसे खासकर यूपी, बिहार और हरियाणा के लोग, क्योंकि उन्होंने ऐसे वारदातों को यहाँ अंजाम दिया हुआ है, जो हम सबके सामने, जिसके रिकॉर्ड पुलिस के फाइलों में हमारे पास सबूत के तौर पर है। तो ऐसे लोग यहाँ आकर के, और मेरा एक कहने का मतलब ये नहीं था सुभाष जी कि लोग बाहर से यहाँ ना आए, वो आए, काम करें,
लेकिन यहाँ पर आपराधिक जितनी भी ज्यादा घटनाएं हो रही है वो बाहरी लोग कर रहे हैं। वो सबसे बड़ा कारण है कि उनको लगाम इसलिए भी लग रही है क्योंकि यहाँ पर जो वो कमांड है, पुलिस की जो कमांड है वो भी बाहरी व्यक्ति के हाथ में। इसलिए मैं अभी सुभाष जी प्रार्थना करूंगा कि आने वाले दिनों में जब ये रिटायर हो जाएं तो कोई एक उत्तराखंडी आदमी को ये कमान मिले तो शायद, क्योंकि उसके जो है उत्तराखंडियों के प्रति थोड़ी सी जो संवेदना होगी या उनके प्रति जो एक वो रहेगा, अपनापन रहेगा, तो शायद कुछ ना कुछ लगाम लगेगी। ये सुभाष जी, इस पर सुनीता जी के वक्तव्य से सहमत हैं आप, और डोभाल जी ने जो भी कहा? देखिए सबसे पहली बात है कि अपराधियों को कोई जात और कोई उनका क्षेत्र नहीं होता। अपराधी मानसिकता के लोग, सीधी सीधी बात है कि वो अपराधी होते हैं। और डोभाल जी को मैं दसियों उदाहरण दे सकता हूं कि बाप का बेटी के साथ बलात्कार, वो भी यही, यहाँ की कई घटनाएं ऐसी हैं, कहेंगे अखबार की कटिंग में खंगाल करके भेज दूंगा। और वो कोई बाहर का व्यक्ति नहीं था, यही का व्यक्ति था। खैर, लेकिन मैं अभी भी साफ हूं, मैं इसको क्षेत्रवाद में बांटना नहीं चाहता, नहीं तो विषय भटक जाएगा। पहली बात, मेरा बड़ी साफ मानना है कि वो अपराधी कोई भी हो, अपराध कहीं भी हो, अपराध अपराध है और इसको इस चश्मे से नहीं देखा जा सकता। अगर ऐसा होता तो आज जो ईडी के जो हेड है ना, निदेशक, उन्हें बनाया गया, वो बिहार से ही आते हैं, उनके जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है। और उसका अनुशंसा किसी और ने नहीं किया था। अनुशंसा हमारे उत्तराखंड के लोग कभी इस पर अलग से बैठ जाइएगा। जल सेना, थल सेना, वायु सेना उत्तराखंड के हाथ में, फिर अगर आप कभी इस पे अलग से बैठ जाइएगा। इससे समस्या समाधान नहीं होगा। के सबसे खास आदमी अजित डोभाल है, इस बात का शायद आपको पता होगा। ये जब बनाते हैं, और मैं बताऊं कि अगर आपराधिक रिपोर्ट डोभाल जी एक एक करके प्लीज डोभाल जी, ना ही आपके आवाज स्पष्ट आ रही है, ना ही फिर सुभाष जी की आप आ रही है। वेट अ मिनट, मैं आऊंगी, वापस आपके पास आऊंगी, आपका रिएक्शन लेती हूँ मैं। सुभाष जी, डोभाल जी प्लीज, डोभाल जी। तो आप जो एग्जांपल दे रहे हैं और बाप बेटी का, अरे भैया मुंबई में तो बिहारियों के एग्जांपल दे जाते हैं। दर्शन डोभाल जी, आपको नहीं लगता डिबेट अलग दिशा में जा रही है? प्लीज वेट फॉर अ मिनट। सहमत हो सकते हैं। अशोक कुमार डीजीपी को हम अच्छा कहें, ये सब बात है, लेकिन अशोक कुमार डीजीपी को सिर्फ ये कहना कि वो बाहर व्यक्ति है, इसलिए कंट्रोल नहीं हो रहा, ये कहना अच्छी बात नहीं है। ये कहना अच्छी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, दिन में चलाता है, रात को चलाता है, एक दिन में चलाता है, एक रात को टैक्सी चलाता है, बाप बेटा। ऐसे बिहार से मैंने देखे मुंबई में। हे भगवान, आपकी मैं पहली बात, मैंने आपके बातों में कहा है कि पहाड़ के लोग शांत प्रिय है, अपेक्षाकृत मैदान के। आपने हमारी बात नहीं सुनी है। लेकिन इसका मतलब बिहार में बातों का अगर हम अर्थ लगाएं तो उसका मतलब ये होता है, नहीं डोभाल जी, आपसे बातों का अर्थ लगाएं तो उसका मतलब ये होता है कि मैदान के सारे लोग गलत हैं, पहाड़ के सारे लोग अच्छे हैं। मेरा ये कहना है कि गलत लोग गलत होते हैं, वो चाहे कहीं के हों। अपराधी होते हैं, वो चाहे कहीं के हों, किसी क्षेत्र के हों। और उनकी शिषपाल जी, इसके बाद आते हैं। उनकी मजामत बड़ी साफ होनी चाहिए। उसको आप जब बांटेंगे तो अपराधियों को आप सह देंगे। इसलिए अपराधियों के साथ कोई मर्सी नहीं, कोई भी मरवत नहीं। लेकिन जब भी अपराधियों का आप क्षेत्रवाद में बांटेंगे कि इस क्षेत्र के अपराधी, इस क्षेत्र के अपराधी, बिल्कुल उत्तराखंड के अलावा बाहरी लोग ही यहाँ ज्यादातर अपराधी हैं। मैं आपको इस बात को फिर से कह रहा हूँ। दर्शन डोभाल जी, देखिए आप भी वही चाहते हैं, सुभाष जी भी वही बात कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को बेहतर करना है, इनकी संख्या को इंक्रीज करना है, फिर लड़ाई किस बात की? सुभाष जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। शिषपाल जी अपनी बात को पूरा करेंगे, उसके बाद सुनीता जी आपके पास आते हैं। देखिए यशी जी, मुझे लगता है कि दोनों विद्वान प्रवक्ता जो है अपने तरीके से अपना पक्ष सही रख रहे थे। थोड़ा इसका संदेश जरा गलत चला गया। दूसरा, क्योंकि डोभाल जी ये कह रहे थे जो एनसीआर की जो बेल्ट है, इसके जो बैड एलिमेंट्स हैं, जो अराजक, सुभाष जी आजकल कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की बात बखूबी समझ में आ रही है। अपराधी किस्म के लोग जो है यहाँ पर वारदात करके बड़े आराम से जो है सेफली चले जा रहे हैं, और पुलिस जो है उनको रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है। क्योंकि जो पुलिस
प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हैं। मैं खुल के ही बोल लेता हूं, क्योंकि वो लगातार जो है राजनीतिक रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है रिटायरमेंट के बाद वो संभवतः उनका तो यहाँ पर खुलेआम चर्चा हो रही है कि वो फलानी जगह से अब चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो ऐसा तो नहीं शिषपाल जी, इसीलिए आपका नजरिया बदल गया उनके प्रति, ऐसा सुनने में आया हूँ, इसलिए आपने अपना नजरिया ही बदल दिया उनको, अब आप उस एंगल से देखने लगे कि ये राजनीतिक व्यक्ति हो गया, पॉलिटिकल व्यक्ति हो गया। नहीं, देखिए यशी जी, मेरी ऐसा कोई जो है मंशा नहीं है, लेकिन क्योंकि लंबे समय से देखा जा रहा है कि वो जो है, जैसे डोभाल जी ने भी कहा, सेलिब्रिटी के तौर पर ज्यादा जो है अपने को प्रमोट कर रहे हैं। वो जो जिस तरीके से उनको अपने कर्तव्य का पालन करने चाहिए था, निर्वह करना चाहिए था, अपने जो विभाग की मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, जो अपराधों को रोकने की कुशलता उनको दिखानी चाहिए थी, वो कर नहीं पा रहे हैं। और आप 2 साल का डाटा उठा लीजिए, हर मामले में जो है पुलिस केवल लिपापोती करती हुई नजर आई है, और अपराधियों के हौसले यहाँ बुलंद नजर आए। अब तो इतनी बड़ी वारदात होगी कि राज्य स्थापना के बाद से लेकर अब तक की सबसे बड़ी डकैती है जो ये राज्य स्थापना दिवस के दिन जो है यहाँ पर सरकार के नाक के नीचे हुई है। तो इसे कोई नकार नहीं सकता, और पुलिस जो है हवा में हाथ पैर मार रही है। मैंने कहा जिस तरीके से अब केस को वर्कआउट किया जा रहा है, मैंने पहले भी कहा कि चाहे वो पर्स झपटने की घटना हो, चाहे छोटी सी लूट की घटना हो, चाहे कोई भी अपराध हो, वर्कआउट तो पुलिस उसको भी करेगी ना। लेकिन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इतने वीआईपी मूवमेंट में, इतने जो है पॉश एरिया में सरकार की नाक के नीचे वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ उनको लग रहा है कि राज्य की कानून व्यवस्था में चूक है, छेद है, और पुलिस जो है यहाँ पर उस तरीके से काम नहीं कर रही है जो उसको करना चाहिए था। तो ये कोई नकार नहीं रहा, राज्य के कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े हो रहे हैं, और इसके पीछे डीजीपी महोदय मुख्य कारण है। लोग जानते हैं कि जो है सुनीता जी लापरवाह बने हुए हैं। ठीक है शिषपाल जी, सोच है आप, मैं वापस आऊंगी आपके पास। सुनीता जी, सवाल ये भी था, सुभाष जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा रीजन है कि नशा जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को अपराधी बना रहा है, नशे की लत लोगों को अपराधी बना रही है। और अगर नशा नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है चोरी, डकैती, लूट जैसी चीजें होती हैं, ये हम जानते हैं। तो ये इस पर भी तो लगाम लगाने के लिए सरकार को कुछ प्रयास करने चाहिए, क्योंकि देखिए हम लगातार सुनते हैं, कई बीच बीच में ये बात आ जाती है कि हम नशा मुक्त उत्तराखंड होगा, बीच बीच में हम ये भी सुन लेते हैं कि युवाओं को नशा मुक्त करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाता है। इस पर अगर लगकर काम किया जाएगा और युवाओं को प्रेरित किया जाएगा तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चीजें थोड़ी और बेहतर होंगी। आपराधिक घटना बिल्कुल खत्म तो नहीं होंगी, लेकिन कुछ हद तक इनमें कमी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, देखिए यशी जी, जहाँ तक नशा मुक्त अभियान की बात है, हमने लॉकडाउन में भी बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास आए थे जिसमें कई जो संस्थान है वो अवैध तरीके से चलाए जा रहे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद जब ये सारी चीजें आई तो हमने बहुत सारे संस्थानों को बंद भी किया, और उनको जो उसके आगे कार्यवाही होती है वो भी संस्थानों पर की गई, उनके मालिकों पर की गई। और रही बात सरकार की तरफ से, देखिए हमने कुमाऊं संभाग में और गढ़वाल संभाग में, दोनों संभागों में हमने लगातार जो है संस्थानों का जो है हमने वहाँ पे प्रबंध किया है। और हम लोग जो है, क्योंकि बहुत समय समय पर जब भी ऐसी चीजें आती हैं, और जब हम यूथ की बात करते हैं, जब कॉलेज की बात करते हैं, या हम ये पूरा नेटवर्क जो इनका जो ड्रग सप्लाई करता है, जब ये बातें आती हैं तो हमेशा चर्चाएं रहती हैं, डिबेट्स भी होती हैं। और मैं यहाँ झा जी को बताना चाहती हूँ कि उसके बाद, लॉकडाउन के बाद भी बहुत सारे ऐसे माफिया हम लोगों ने पकड़े हैं और आज वो जेल में है। लेकिन किस तरीके से ये सारी चीजें, देखिए ये जो लूट, डकैती और जो ऐसे बलात्कार है, तमाम ये जो चीजें हो रही हैं, और इसमें उत्तराखंड राज्य नहीं, प्रत्येक राज्य में अब ये चीजें ऐसे फैल रही हैं। कहीं ना कहीं देखिए हम सभी को सजग होना पड़ेगा, हम लोगों को अधिकार समझने पड़ेंगे, उसके लिए प्रॉपर चैनल से हमें जाना पड़ेगा। और ये भी बात सत्य है कि कई बार एफआईआर करने जाते हैं तो एफआईआर तक नहीं होती है, सामने सामने सारे सबूत है, सामने सामने सारी चीजें, लेकिन उसके बाद भी बरगलाया जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये व्यवस्था जो है उसको सुधारने के लिए अब लगातार देखिए धामी सरकार ने कड़े निर्देश दे दिए हैं कि कहीं से भी किसी भी प्रकार की अगर ऐसी शिकायत आती है, जैसे डोभाल एक प्रॉब्लम तो ये भी देखिए, पैनलिस्ट इस बात को भी कह रहे हैं कि जवाबदेही तय नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जवाबदेही के लिए ही मैं इसी बात पर आ रही थी कि माननीय धामी सरकार ने दोनों पक्षों को, जो पीड़ित है उनको भी और जो पुलिस प्रशासन है उनको भी
साफ तरीके से ये निर्देशित किया हुआ है कि अगर कहीं से आपकी नहीं सुनी जा रही है, आप हमारे पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। हम और डायरेक्ट कई लोगों के साथ में ऐसा हो जाता है और कहीं ना कहीं ऐसा भी रहता है कि जरूरी नहीं कि उसमें पुलिस प्रशासन का ही पूरा दोष हो, कहीं ना कहीं चीजें दूसरे तरीके से भी आती हैं। तो तमाम पहलुओं को समझकर एक संवेदनशीलता दिखाते हुए इन चीजों में हमको देखिए सुरक्षा देना हमारा कार्य है और उस दिशा में हम प्रत्येक जो कुरीतियां यहाँ की हैं उनको दूर करें, पुलिस विभाग के माध्यम से ही होगा। और वो ऐसा नहीं, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट ने कितने बड़े बड़े आपने देखा कि अवार्ड तक लिए हैं, वो उनको अपनी अचीवमेंट्स पर ही मिले हैं। बहुत सारे अपराधी उन्होंने पकड़े हैं। अभी इतने माफिया जो हैं यहाँ पे एक्टिवेट हो रखे थे कांग्रेस के टाइम से, उनकी जड़ें खोद खोद के पुलिस ने निकाली हैं और आज वो सलाखों के पीछे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक डकैती होने से आप ठीकरा एक कानून व्यवस्था या सरकार पर या फटाफट रिएक्शन दीजिए इस बात पर, कम शब्दों में करके दे रही है। शिशपाल जी कम शब्दों में अपना रिएक्शन देंगे, उसके बाद दोबाल जी आपका रिएक्शन लेती हूँ मैं। देखिए यशी जी, राज्य में कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में सरकार किस तरह विफल रही, उसका आज का एक ताजा उदाहरण है। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, वो जो है उधम सिंह नगर से भाजपा के विधायक है शिव अरोड़ा जी, वो खुलेआम जो है कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है शराब के जखीरे बरामद हो रहे हैं, जो है शराब माफियाओं के हौसले बुलंद है और उस पर लगाम नहीं लगाई जा रही। बाकायदा वो एक अधिकारी का नाम ले रहे हैं कि जब से आप आए हो ये वारदातें बढ़ी हैं। और ये जो नशाखोरी की शराब की घटना है, आपने देखा हो जब पंचायत के चुनाव से हरिद्वार में वहां कितने लोगों की जान चलेगी। शराब माफिया जो है जहरीली शराब जो है लोगों को पिला रहे थे। देहरादून के खुड़बुड़ा में ही जो है बड़ी वारदात हुई थी, यहाँ पर कई लोगों की जान गई थी। और नशाखोरी का तो यहाँ पर इतना जो है, देखिए इस पर तो सुनीता जी से हमने जवाब लिया है कि भाई नशाखोरी को तो बंद करना पड़ेगा और ये उत्तराखंड की मांग भी है, क्योंकि उत्तराखंड एक धार्मिक पर्यटन स्थल है, यहाँ पर 4 धाम है और अगर यहाँ पर नशा होगा, और मैं एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ दर्शन डोभाल जी कि मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उत्तराखंड सिर्फ और सिर्फ नशा करने आते हैं। मैं पर्सनली ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो फोन कॉल पे मुझे बताते हैं यार उत्तराखंड जा रहा हूँ, वहां पर जाकर नशा करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बहुत खराब है और उस धारणा को बदलना होगा। यशी जी मैं और चीज बताऊं आपको, कई यहाँ पर देहरादून के आसपास में फटाफट डोभाल जी अपनी बात को पूरा करेगा। बहुत सारे जी बहुत सारे जो है योगा सेंटर के नाम से योगा सेंटर पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं। मैं जानता हूँ सर, जंगलों में जाइए, बड़े बड़े अयाशी गड्ढे बने, मैं सीधे तौर पे कहूंगा अयाशी गड्ढे बने, मैं जानता हूँ पर्सनल के कहां पर बने। और उसके अलावा मैंने वीडियोग्राफी करी है बाकायदा। उसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे एक बार पुलिस ने एक वो चला था, सरकार ने वो अच्छा काम किया था, मैं उसकी तारीफ करूंगा, लेकिन वो चला नहीं पाया उसको। उन्होंने जो है ड्राइव ऑपरेशन कुछ था, उसका नाम था कि वो जो है आइडेंटिटी पूछ रहे थे जगह, कहीं भी जो रैंडमली जो है पुलिस जाती थी और पूछती थी कौन आदमी कहाँ से आया। तो अगर वो लगातार चले तब कुछ थोड़ा बहुत इन अपराधों पर अंकुश लग सकता है और नशाखोरी पर अंकुश लग सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ दिखाने के लिए 2 दिन करोगे, वैसे तो यहाँ पर एक चीज चली थी जो कि बहुत अच्छी थी उत्तराखंड के लिहाज से। यहाँ पर जो है भिखारियों को देखो, भिखारियों को बीच में भी कुछ अपराधी रहते हैं, तो उनके ऊपर भी एक अंकुश लगाया था कि यहाँ पर उत्तराखंड, क्योंकि भिखारी ऐसा प्रदेश नहीं कि भीख मांगने की नौबत आए किसी को, तो वो बंद किया था पुलिस ने बाकायदा। लेकिन फिर वापस वो ढील दे दी गई और फिर वापस से चल रहे हैं। नहीं देखिए डोभाल जी, हम उम्मीद करते हैं कि इस घटना से कहीं ना कहीं सरकार सबक लेगी और व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे उत्तराखंड की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ नशाखोरी जो है उत्तराखंड में चरम सीमा पर है, उस पर भी कंट्रोल करने की कोशिश सरकार द्वारा लगातार की जा रही है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।